यूनिवर्स के बारे में एक रिसेंट जो अभी मैटर है, न्यूज़ का मैटर है। दुनिया के बहुत सारे कंट्री जो हैं वो अपने सैटेलाइट भेजते हैं। अब देखो जितने भी सैटेलाइट हैं, सैटेलाइट का मतलब समझते हो, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में हो, है ना, और काइंड ऑफ अर्थ पे उसका ऑब्जेक्ट अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा हो, एक तरह से हम कह सकते हैं अर्थ के साथ चारों तरफ घूम रहा हो, अर्थ के चारों तरफ, उसे हम लोग क्या कहेंगे? सैटेलाइट या उपग्रह। सो ये जो सैटेलाइट हैं ये नेचुरल भी होते हैं, प्राकृतिक होते हैं, और कुछ जो है वो मैन मेड भी होते हैं। सो नेचुरल सैटेलाइट की अगर बात करें, प्राकृतिक सैटेलाइट की बात करें, तो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है? मून, चंद्रमा, है ना, बहुत ही क्लियर है। और अगर हम मैनमेड सैटेलाइट की बात करें तो ये थाउजेंड्स ऑफ सैटेलाइट है, अभी तो हजारों, कई हजार संख्या में। सो ये जो सैटेलाइट्स होते हैं अर्थ के चारों तरफ, उनका पर्पस क्या होता है? किस किस काम के लिए सैटेलाइट को छोड़ा जाता है? बताओ, सुने होगे ना, इस चीज के लिए सैटेलाइट छोड़ा गया। किस, इसका ऑब्जेक्टिव पर्पस क्या होता है इन सैटेलाइट्स का? सैटेलाइट के कई सारे पर्पस हो सकते हैं, ठीक है। सो एक सैटेलाइट जो है, तो बेसिकली अगर बात करें तो दो तरह की सैटेलाइट होती है। कितने तरह की? दो तरह की सैटेलाइट होती हैं। एक होता है ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। क्या होता है? ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑब्जर्व करना। और दूसरा जो होता है वो होता है कम्युनिकेशन सैटेलाइट। कम्युनिकेट करने के लिए, तो अभी जैसे तुमने बहुत सारे सुना होगा कि जो स्टारलिंक है एलन मस्क का, उसने बहुत सारे सैटेलाइट वो छोड़ता है आसमान में, जिससे इंटरनेट सर्विस मिलते हैं। सो इंटरनेट की सर्विस, मोबाइल फोन की सर्विस, डीटीएच जो टीवी होती है उसकी सर्विस, ये सारे सर्विसेज के लिए हम लोग क्या करते हैं? कम्युनिकेशन सैटेलाइट। सो कम्युनिकेशन सैटेलाइट का बहुत ही सिंपल सा पर्पस होता है कि इस तरह से अर्थ है, तो मान लो यहां से हमने कोई डेटा ट्रांसमिट करना है इस जगह पे, तो यहां से हम सीधे सीधे तो नहीं भेज सकते सिग्नल, क्योंकि बीच में क्या आ जा रहा है? अर्थ आ जा रहा है। सो इसके लिए ऊपर एक सैटेलाइट होती है, हम लोग इसे ट्रांसमिट करते हैं और ये इससे फिर यहाँ रिसीव होता है। सो पूरे अर्थ के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए एक सैटेलाइट से हो सकता है क्या कम्युनिकेट? नहीं हो सकता ना, क्योंकि एक सैटेलाइट जो है वो 120 डिग्री ही कवर कर सकता है। है ना, मान लो कि कोई इस जगह पे है और एक यहां पे कोई व्यक्ति है अर्थ के, तो यहां से यहां सैटेलाइट, एक सैटेलाइट से तुम भेज सकते हो सिग्नल? नहीं भेज सकते ना, यहां से यहां भेजोगे, लेकिन ये अगर इसको सीधा सीधा भेजेगा तो बीच में अर्थ आ जाएगा। सो इसीलिए कम से कम 3 सैटेलाइट होने चाहिए, तभी पूरे अर्थ पर कम्युनिकेशन किया जा सकता है, तो वो हमारा भी पॉइंट नहीं है। सो एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट होती है, दूसरी ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होती है। अब ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो है, एक होती ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के अंदर आते हैं, एक तो अर्थ को ऑब्जर्व करने की सैटेलाइट हो सकती है ना, कि कहां पे कौन सा समुद्र में कितना ज्यादा पानी है, तूफान कहां ज्यादा आ रहा है, मौसम का क्या चल रहा है। तो ये सारे जो अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए जो सैटेलाइट है, बेसिकली हम लोग क्लाइमेट और इन चीजों से रिलेटेड जो है हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है। जंगल कितना हो रहा है, इन सब के ऑब्जर्वेशन के, तो ऑब्जर्वेशन किसका हो सकता है? या तो अर्थ का होगा या फिर अदर देन अर्थ का होगा। अर्थ के अलावा नहीं, ओशियन भी तो अर्थ ही हुआ ना। अर्थ के अलावा हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं अदर देन अर्थ। सो अर्थ के अलावा ऑब्जर्वेशन करने के लिए धरती से सबसे ज्यादा सैटेलाइट किन किन चीजों को ऑब्जर्वेशन के लिए भेजा गया है? सबसे ज्यादा मून के ऑब्जर्वेशन के लिए भेजा गया। किसके लिए भेजा गया है? मून के लिए। मतलब अर्थ को ऑब्जर्व कर लिए, जिस भी पर्पस से कर रहे हो, वेदर के पर्पस से, क्लाइमेट के पर्पस से, अदर कोई भी जो पर्पस है, अर्थ को ऑब्जर्व कर रहे हैं और अर्थ के अलावा किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो अर्थ के अलावा अगर ऑब्जर्व करने की बात करें तो किसको किसको ऑब्जर्व करते हैं हम लोग? मून को और मार्स को। अरे सुने होगे ना इतना सारा नाम की, मंगल के लिए जहाज, उपग्रह छोड़ा गया, सैटेलाइट छोड़ा गया, और किसको हम लोग करते हैं? सन के लिए भी भेजा है ना, आदित्य L1, है ना। सन के अलावा जो है वो वीनस के लिए भी ऑब्जर्व, अभी हमने वीनस के लिए कोई भी भारत ने अभी तक नहीं भेजा है, लेकिन अमेरिका, यूरोप ये सब भेज चुका है ना।
पर हम लोग भी वीनस को भेजने के प्लानिंग में है। इसके अलावा मार्स के अलावा जो है जुपिटर, सैटर्न, इन सब पर भी नासा ने कई ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट भेज रखे हैं, इन सब के लिए भी। ठीक है, सो नासा के सैटेलाइट जो है आपको इधर भी दिखेंगे कि वीनस जुपिटर का स्टडी, और अभी तो एक नासा का सैटेलाइट है, इस बार क्वेश्चन भी पूछा हुआ है ना, जो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर चला गया, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, उससे बाहर चला गया है ना, और वो सोलर सिस्टम के बाहर ऑब्जर्व कर रहा है। समझ गए? सो बेसिकली सबसे ज्यादा बात करें तो मून का ऑब्जर्वेशन हो रहा है, मार्स का ऑब्जर्वेशन हम लोग करने के लिए भेजते हैं सैटेलाइट, सन के लिए भी बहुत ही पॉपुलर चल रहा है, वीनस थोड़ा बहुत, वीनस के बारे में भी। तो ये जो ऑब्जर्वेशन होते हैं, ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट होते हैं, इनका एक खास पर्पस होता है ना। किसी मान लो तुमसे अगर कोई बोला जाए कि यहां पर एक स्कूल है, उसको ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करने का मतलब क्या है कि किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में आपको ध्यान रखना है। सो जैसे तुमने देखा कि अभी हमने चंद्रयान भेजा, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि चंद्रमा पे पानी है कि नहीं पता करके आओ, है ना। सो उस वो कोई भी सैटेलाइट, उसके पास जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जो उसके पास सामान होती है, मशीनें होती हैं, वो इसी प्रकार की होंगी कि जिस चीज के लिए उसको भेजा गया है, उसके लिए जरूरी के जो सामान होंगे वही होंगे उसके पास। ठीक है, अब हमने जो अभी आदित्य L1 भेजा है, कौन सा सैटेलाइट भेजा है सूर्य को ऑब्जर्व करने के लिए? आदित्य L1। अब इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो बहुत ही क्लियर है ना, कि जो सन का जो सरफेस है, आउटर सरफेस है, उसको ऑब्जर्व करना, उसके टेम्परेचर को, उसमें जो ब्लैक स्पॉट हैं उन सबको ऑब्जर्व करना। क्लियर है? इसके अलावा एक आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, वो मून ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट या मार्स या सन, इन सब के बारे में सवाल देखो पूछे जाते हैं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट के बारे में भी रहता है, पर ये सब जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब हम कोई भी सैटेलाइट अर्थ के अलावा किसी दूसरे प्लैनेट को ऑब्जर्व करने के लिए जब हम कोई सैटेलाइट को भेजते हैं, तो इसे कहा जाता है स्पेस एक्सप्लोरेशन, है ना, ब्रह्मांड में खोज करना। ठीक है, बात को समझ रहे हो? सो अगर हम लोग इसरो के बारे में बात करें भी, जैसे आप देखोगे कि बहुत बड़े पैमाने पे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर दुनिया में स्पेस एजेंसी के बारे में बात करें जो सैटेलाइट छोड़ती हैं, तो बहुत ही पॉपुलर सब कौन कौन है? एक है नासा, नासा का नाम सुना होगा, कहाँ का है, किस देश का? ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी, है ना। कुछ कुछ जो दुनिया में बहुत ही अच्छा काम कर रही है, नासा हो गया, यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, उसके बाद चाइना का है CNSA करके कुछ है, ठीक है, चाइना नेशनल स्पेस एजेंसी, उसके बाद रसिया का भी है, और इंडिया का इसरो है, फिर जापान का है, जापान स्पेस एजेंसी, इस तरह से करके बहुत सारे देशों का है। तो इसमें आपको जो क्वेश्चन रहता है, चाइना वाले क्वेश्चन भी रहते हैं। रसिया अब कुछ खास नहीं कर रहा है स्पेस एक्सप्लोरेशन में, है ना। अभी रिसेंटली रसिया ने जो है एक मंगल पे भेजा था जहाज, फेल हो गया। जो भी कुछ कर, क्योंकि रसिया के पास अब उस लेवल की टेक्नोलॉजी और उस लेवल का रसिया के पास एक्सपर्टीज नहीं रहा, है ना। रसिया के डिफेंस इक्विपमेंट्स, चूंकि बहुत पहले से वहां पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, रसिया बहुत ज्यादा स्पेस एक्सप्लोरेशन में आपको इसको फोकस नहीं करना है। जो ज्यादा से चीजें की जा रही हैं, क्वेश्चन नासा के बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन, इसरो के बारे में सबसे ज्यादा, और उसके अलावा यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जापानीज स्पेस एजेंसी। कुछ दिन पहले जापान ने जो है एक जो हमारा एस्ट्रॉयड होता है, क्षुद्र ग्रह जिसको हम लोग कहते हैं, उस एस्ट्रॉयड पर एक सैटेलाइट भेजा, वहां पे जाके वो लैंड किया, वहां से कुछ मट्टी, कुछ वहां से जो है सॉइल वापस लेकर के अर्थ पे आया। तो ये सब बहुत बड़े स्केल का रिसर्च है ना। सो इन चाइना के भी बहुत तगड़े रिसर्च होते हैं, है ना। चंद्रमा में जो मून का डार्क साइड है, डार्क साइड ऑफ मून जो है, समझते हो इस बात को कि अर्थ से हमेशा एक ही तरफ आधा ही चांद दिखता है, चांद कभी पूरा नहीं दिखता हमें, भले वो गोल दिखता है, लेकिन स्फेयर अगर कोई इस तरह का स्ट्रक्चर हो, बॉल हो,
तो हमेशा वो आप दूर से देखोगे तो आपको सर्कल जैसा ही दिखेगा। सो इस साइड वाला जो स्फीयर है वही हमें दिखता है, पीछे वाला कभी नहीं दिखता। तो जितने भी सैटेलाइट भेजे जाते हैं अर्थ पे, सैटेलाइट क्या होता है, उसमें बैटरी लगा होता है और उसमें सोलर प्लेट लगा होता है। सूर्य की रोशनी से वो अपने बैटरी को चार्ज करता है। अब अगर उसको सूर्य की रोशनी न मिले तो अपने बैटरी को चार्ज कैसे करेगा? इसीलिए कोई भी सैटेलाइट पीछे साइड, क्योंकि वहां पे सूर्य की रोशनी पहुंच ही नहीं रही है, डार्क साइड है ना, उस साइड कोई भी सैटेलाइट नहीं भेजा जाता है ना। लेकिन चाइना ने उस साइड भी अपना सैटेलाइट भेजा। सो इन तरह से चीजों से आपको अवेयर रहना है। हम लोग जो आज एक्चुअली बात करेंगे वो ना ही मून के बारे में, ना ही मार्स के बारे में, ना ही सन के बारे में, ना ही वीनस के बारे में। एक और सैटेलाइट होता है जो यूनिवर्स को एक्सप्लोर करता है। किसको एक्सप्लोर करता है? यूनिवर्स को एक्सप्लोर करता है। यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने का क्या मतलब है? जो पीडीएफ दिया है उसको देखोगे, उसमें सारी चीजें दी हुई हैं। लेट्स से हमने देखा कि आज से लगभग 15 अरब साल पहले, कितना साल पहले? 15 अरब साल पहले क्या हुआ था? बिग बैंग हुआ था। क्या हुआ था? बिग बैंग हुआ था। सो बिग बैंग एक बहुत बड़े विस्फोट की तरह था, और इस विस्फोट के बाद अभी फिर धीरे धीरे जो है बहुत सारे ऐसे गैलेक्सी बनने लगे। क्या बनने लगे? गैलेक्सी। सब गैलेक्सी का अलग अलग शेप है। जैसा हमारा जो गैलेक्सी है वो किस तरह का है? स्पाइरल है ना। क्या हमारे गैलेक्सी का क्या नाम है? मिल्की वे, है ना, आकाश गंगा। सो ये सारे क्या है? गैलेक्सीज हैं। बहुत अलग अलग गैलेक्सी हैं। लगभग हमने बात किया था पूरे ब्रह्मांड में कितने गैलेक्सी? 100 अरब, लगभग 100 अरब, 100 बिलियन। और हर गैलेक्सी में जो है लगभग 100 बिलियंस क्या है? स्टार्स हैं। तो हमारे गैलेक्सीज में एक स्टार है जिसका नाम क्या है? सन। और इसी स्टार के चारों तरफ छोटे छोटे 8 ग्रह जो हैं वो क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं। और उन ग्रहों में से एक ग्रह, एक प्लैनेट जो है वो क्या है? अर्थ है, जिस पे हम लोग रहते हैं। सो इस गैलेक्सी में, मिल्की वे गैलेक्सी में कितने स्टार्स होंगे? लगभग 100 बिलियन इधर उधर। और हर स्टार का अपना सोलर सिस्टम होता है। कोई स्टार के चारों तरफ 2 ग्रह घूम रहे हैं, किसी के चारों तरफ 100 ग्रह भी घूम रहे होंगे, किसी के चारों तरफ 1000 ग्रह भी घूम रहे होंगे। हमारा अर्थ कितना बड़ा है, सोचो, इमेजिन करो, कितना कितना मैटर है हमारे अर्थ पे, कितना वजन है इसका, है ना। और अर्थ से भी बड़ा मार्स, उससे भी बड़ा जुपिटर। सारे ग्रहों को मिला दे और सूर्य को देखो, कितना बड़ा है अर्थ से? 10 लाख गुना ज्यादा। और ऐसे कितने तारे हैं एक गैलेक्सी में? 100 अरब। ये सभी जितने भी प्लैनेट्स, सन, सूर्य, ये सब जो बने होते हैं वो किसी न किसी एलिमेंट से बने होते हैं। जैसे तुमने पढ़ा होगा ना, याद है हमने आपको यह भी चीज बताई थी कि जो सन है हमारा, उसमें लगभग कितना प्रतिशत जो है वो हाइड्रोजन है? 70% हाइड्रोजन है। इसी तरह से कुछ हीलियम है। इसी तरह से अगर हमारे अर्थ के बारे में बात करो तो हमारे अर्थ में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट है? अर्थ में सबसे ज्यादा कौन सा खनिज है, कौन सा मिनरल है, कौन सा एलिमेंट है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन। ऐसे आप देखो ये सारे जो हैं इन सबको हाइड्रोजन, याद है केमिस्ट्री में तुमने पढ़ा होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, फ्लोरीन, क्लोरीन, आर्गन, गोल्ड, सिल्वर, आयोडीन, ब्रोमीन। ये सारे जो हैं इसे हम लोग क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। ये जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है, इस पूरे ब्रह्मांड में हर ग्रह, हर प्लैनेट किसी न किसी एलिमेंट से बना है। किसी में ऑक्सीजन ज्यादा होगा, किसी में हाइड्रोजन ज्यादा होगा, किसी में कार्बन ज्यादा होगा। जितने भी प्लैनेट हैं, जितने भी सूर्य हैं, सन है, स्टार हैं, वो सब किसी न किसी एलिमेंट से बने हैं। बोलिए हाँ या ना? बने हैं ना।
अब पूरे ब्रह्मांड में हम इन सारे एलिमेंट्स को, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, कार्बन, बोरोन, जितने भी एलिमेंट्स तुमने पढ़े होंगे 119 जो है हमारे एलिमेंट, इन सारे एलिमेंट्स को अगर जोड़ते हैं तो इसे कहा जाता है नॉर्मल मैटर। क्या कहते हैं? नॉर्मल मैटर। जितने भी हमारे स्टार हैं, चांद, तारे, धरती, ग्रह, उपग्रह, जो भी हैं, वो सारे किससे बने हुए हैं? नॉर्मल मैटर से। अब ध्यान से समझना, अगर मैं बात करूं कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन सा मैटर होगा, क्या हो सकता है? हाइड्रोजन होगा सबसे ज्यादा। मैंने जो पीडीएफ भेजा है उसको पढ़ो, उसमें दिया हुआ है कि हमारे पूरे ब्रह्मांड में हमारा कितना प्रतिशत हाइड्रोजन है। कितना है? 75%। पूरे ब्रह्मांड में जो भी मैटर्स हैं जिससे धरती बना है, धरती में हर चीज, पानी देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना है, कोई मिट्टी, बालू, हर चीज किसी न किसी एलिमेंट से ही बना है ना। और पूरे ब्रह्मांड में जितने भी एलिमेंट हैं उसका 75% एलिमेंट क्या है? हाइड्रोजन है। उसके बाद बाकी का 25% क्या है? हीलियम, है ना। 25% क्या है? हीलियम। अब ये एग्जैक्टली 75% से थोड़ा सा कम है, 25 से थोड़ा सा कम है, 1% से भी कम बाकी सभी चीज है। कार्बन, तुम सोचो धरती पे कितना कार्बन है, ये पेड़ पौधे, हमारा शरीर, सबसे ज्यादा कार्बन है इसमें, बहुत कार्बन है। जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल है इस पूरे ब्रह्मांड में, इन सब का प्रतिशत जो है वो 1 से कम है। ऑल अदर मैटर, ऑल अदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा जो भी एलिमेंट्स हैं पूरे ब्रह्मांड में, अगर उसको हम करें कितना प्रतिशत है टोटल, तो टोटल मैटर्स का 1 से भी कम है। अब आते हैं कि क्या पूरा ब्रह्मांड सिर्फ इन्हीं सारे मैटर से, जैसे हमारा पूरा धरती, अगर आपसे कुछ कोई पूछे कि पूरा धरती वायुमंडल को भी जोड़ के किन चीजों से बना है, तो कह सकते हो एलिमेंट से बना है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरोन, कार्बन, आर्गन, गैस, सोना, चांदी, हीरा, मोती, यही सबसे बना है। ये सारे किसी न किसी एलिमेंट के ही हैं। यूरेनियम, थोरियम, फास्फोरस, है ना, आयरन, एल्युमिनियम, ये सारे किसी न किसी एलिमेंट के हैं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि क्या पूरे ब्रह्मांड में यही सारे एलिमेंट हैं जो हमारे धरती पे हैं, उत्तर होगा नहीं। पूरे अगर यूनिवर्स के बारे में बात करें, पूरे अगर यूनिवर्स के बारे में बात करो, तो जो हमारे नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, क्या है? नॉर्मल मैटर्स, ये सारे जो नॉर्मल हाइड्रोजन, हीलियम है, पूरे यूनिवर्स के वजन का लेस देन क्या है? 5%। पूरे यूनिवर्स में जो भी चीजें हैं उसका 5% से भी कम है। कौन सा? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। सवाल आता है कि ये 95% क्या है? 95% ऐसे मैटर हैं जिसके बारे में हमें बहुत जानकारी नहीं है। इस पॉइंट को समझ रहे हो? देखो, पीडीएफ से देख के पढ़ना प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और चूंकि अभी इससे रिसेंटली बहुत सारा एक्सप्लोरेशन हो रहा है, और इंडिया का भी जैसे हमने देखा कि सैटेलाइट यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने के लिए, तो यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने के लिए कुछ बहुत ही फेमस सैटेलाइट्स जो हैं, सबसे पहला जो है वो है हबल स्पेस सैटेलाइट, है ना, जो कि नासा के द्वारा छोड़ा गया था। दूसरा जो है वो है जेम्स वेब। क्या है? जेम्स वेब। ये दोनों नासा के द्वारा छोड़ा गया। एक अभी रिसेंटली यूरोप के स्पेस एजेंसी ने इसी साल जुलाई में एक सैटेलाइट छोड़ा है जिसका नाम है यूक्लिड। क्या नाम है? यूक्लिड। और इसका पर्पस जो है इसी यूनिवर्स को स्टडी करना है। भारत ने भी अपना एक सैटेलाइट छोड़ रखा था यूनिवर्स के स्टडी के लिए, उसका नाम क्या था? एस्ट्रोसैट। एस्ट्रो मतलब एस्ट्रोनॉमिकल, सैट मतलब सैटेलाइट। ये इंडिया का सैटेलाइट था जो 2022 में रिटायर हो गया। 2022 में खत्म, इसकी 7 साल 14 में आई थिंक 7 साल का इसका टेन्योर था, खत्म हो गया। अब फिर से इसरो जो है एस्ट्रोसैट
2 छोड़ने की तैयारी कर रहा है। कौन सा? एस्ट्रोसैट 2। जैसे चंद्रायन 1, चंद्रायन 2, उसी तरह से एस्ट्रोसैट, इसके बारे में, इन सब के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। हम लोग सिर्फ बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको जानना चाहिए उन्हीं चीजों के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सो एस्ट्रोसैट 2 छोड़ने की तैयारी कर रहा है इसरो। और अभी रिसेंटली यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने एक सैटेलाइट छोड़ा जिसका नाम क्या है? यूक्लिड। और पर्पस क्या है? इसी यूनिवर्स को एक्सप्लोर करना, पता करना कि यूनिवर्स में क्या क्या चीजें हैं। तो हमारा यहाँ पर हम देखने वाली बात क्या है कि जो हमारा यूनिवर्स है, अगर हम यूनिवर्स के बारे में बात करें कि यूनिवर्स किन चीजों से बना है, तो सबसे पहला नॉर्मल मैटर्स। नॉर्मल मैटर के बारे में बता दिया हूं ना, हाइड्रोजन, हीलियम, ये सारे जो हैं, इसका कितना परसेंटेज है? 5% से भी कम है। दूसरा जो दूसरे तरह का जो मैटर है उसको कहा जाता है डार्क मैटर। क्या कहते हैं? कितना प्रतिशत है ये? 27% जो हमारे ब्रह्मांड का है वो डार्क मैटर है। डार्क मैटर इसलिए इसका नाम रखा गया है क्योंकि हम लोगों को इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं है। हम लोगों को नहीं पता है एग्जैक्टली कि क्या है ये चीज, है ना, इसीलिए ये डार्क है। ठीक है। और तीसरा जो हमारा यूनिवर्स है उसमें क्या है? डार्क। कितना प्रतिशत है ये? 68%। हमारे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा जो है वो क्या है? डार्क एनर्जी। इसके बारे में भी हमें जानकारी ही नहीं है कि क्या है ये। अभी मैं आपको इन तीनों से, नॉर्मल मैटर के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि आपको पता है कि नॉर्मल मैटर्स क्या होते हैं, क्या चीजें होती हैं। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में बात करते हैं, है ना। डार्क एनर्जी इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि जो नॉर्मल मैटर होते हैं, क्या मैटर में एनर्जी होता है? क्या कोई भी जो वस्तु है, एलिमेंट है, मैटर है, द्रव्य है, उसमें एनर्जी होता है? यस। एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है ना, ग्रेविटेशनल एनर्जी कहते हैं इसको, याद है ना। गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा जो होती है, ग्रेविटेशन, मतलब हर चीज जिसमें वजन है वो एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करती है, ग्रेविटेशनल एनर्जी। डार्क एनर्जी जो है वो ग्रेविटेशनल एनर्जी के अपोजिट है ना। अब ये सारी कहानी कहां से स्टार्ट हुई? कहानी ऐसे स्टार्ट हुई कि जब बिग बैंग हुआ, जब विस्फोट हुआ, तो उसके बाद सारी चीजें जो है फैल, जैसे कोई तुम बड़ा सा विस्फोट होगा तो तुम्हें दिखेगा कि जो टुकड़े हैं वो दूर फैलते हैं ना। 1919 में इसमें सारा टाइम भी लिखा हुआ है, टाइम पीरियड के बारे में भी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तीसरे पन्ने पे देखो। कह रहा है कि 1929 में एडविन हबल नाम का एक व्यक्ति था जो ये स्पेस पे रिसर्च कर रहे थे। उन्होंने दूरबीन से जब ऑब्जर्व किया तो उनको ये पता चला कि ये जो यूनिवर्स है ये क्या हो रहा है? एक्सपैंड हो रहा है, बढ़ रहा है। कब कब की घटना है ये? 1929, 1929। ऑब्जर्वेशन किसके द्वारा किया गया था? हबल के द्वारा। और उसी के नाम पे जो नासा ने अपना पहला स्पेस का ऑब्जर्वेशन का सैटेलाइट छोड़ा, उसका नाम क्या रखा? हबल स्पेस सैटेलाइट, काइंड ऑफ, है ना। हबल ने 1929 में ही यह बात बताई, ऑब्जर्व किया कि ये जो पूरा यूनिवर्स है वो एक्सपैंड हो रहा है, बढ़ रहा है। और 1929 से लेकर के अगला जो इंपॉर्टेंट, अब 1990 तक, 1990 के शुरुआती दशक तक, लगभग कितना, 70 साल तक लोगों को यह बिलीव था कि यह जो यूनिवर्स जो एक्सपैंड हो रहा है, क्यों हो रहा है? तो लोगों का यह सोचना था कि जब कोई विस्फोट होता है तो चीजें दूर दूर भागती हैं। अब अगर वो इतना बड़ा विस्फोट हो, इतना बड़ा विस्फोट है कि 15 अरब साल से चीजें भाग रही हैं, इतना बड़ा विस्फोट है ना, समझ रहे हो? इतना बड़ा विस्फोट है कि वो बहुत दिन, जितना बड़ा विस्फोट होगा उतने देर तक चीजें भागती रहेंगी ना। यह लोगों का विश्वास था कि जो यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, जो 1929 में हबल ने बताया,
वो इसलिए हो रहा है कि बिग बैंग के बाद ये चीजें फैल रही हैं। फिर यहां पर एक बात आता है कि जब चीजें फैल रही हो, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे वो जो एक्सपेंशन है वो कम होता जाएगा। क्यों कम होता जाएगा? क्योंकि ये गैलेक्सी इसको अपने गुरुत्वाकर्षण से खींचेगी, ये उसको खींचेगी, तो ये जो फैल रहा है वो कम होता जाएगा, नहीं होता जाएगा। एक सामान्य व्यक्ति, आप अपने कॉन्साइंस को, आप अपने समझ को यूज करें, फैल रहा है, फैल क्यों रहा है? क्योंकि बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था। अब ये सारी चीजें जो फैल रही हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी तो कर रही हैं। क्यों अट्रैक्ट कर रही हैं? क्योंकि ये नॉर्मल मैटर से बना हुआ है, सूर्य चांद तारे नॉर्मल मैटर से, और उसमें ग्रेविटेशन होता है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। तो ये जो फैलने का रेट है, दर है, वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, या नहीं होता जाएगा? सो लोगों का मानना था कि यूनिवर्स जब बिग बैंग के बाद विस्फोट हुआ तो बहुत तेजी से पहले फैल रहा था, अब धीरे धीरे कम होता गया है, कम होता गया, और एक समय आएगा जब ये फैलना क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा? क्योंकि ग्रेविटेशन सबको अपनी तरफ खींच रहा है। क्लियर है बात? ये 1990 तक लोगों को ऐसा विश्वास था। अगला जो इसमें इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आता है वो आता है 1929 में हबल ने बताया कि यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग, बढ़ रहा है। 1990 तक लोगों का बिलीव क्या था कि यह जो एक्सपेंशन हो रहा है ये क्यों हो रहा है? बिग बैंग की वजह से हो रहा है, और धीरे धीरे ये स्लो होता जाएगा और धीरे धीरे रुक जाएगा, ठीक है। लेकिन 1998 में एक और खतरनाक सी चीज हुई। क्या बताया जा रहा है उसमें? हबल स्पेस टेलीस्कोप, यही स्पेस सैटेलाइट के बारे में बता रहा है जो नासा ने छोड़ा था। इसने एक और चीज ऑब्जर्व किया। पहले हबल ने बोला क्या? एक्सपैंड हो रहा है। अब हबल स्पेस टेलीस्कोप जो है उसने क्या ऑब्जर्वेशन दिया? हर्षिता, क्या बताया हबल स्पेस टेलीस्कोप ने? हबल स्पेस टेलीस्कोप ने बताया कि एक्सपैंड का रेट कम नहीं हो रहा बल्कि और बढ़ रहा है। लोगों को क्या बिलीव था पहले कि फोर्ट के बाद फैल रहा है, धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण उसको क्या करेगी? धीरे 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 फैलना धीरे होता जाएगा और एक समय आके रुक जाएगा। लेकिन हबल स्पेस टेलीस्कोप ने 1998 में ऑब्जर्वेशन दिया कि भैया ये रुक नहीं रहा, सेम गति से भी नहीं फैल रहा, बल्कि ये और पहले से और ज्यादा तेजी से भाग रहा बाहर। अब यहां पर यह दुविधा हुई कि ऐसा क्यों हो रहा है ना। इसी के बाद बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं उन लोगों ने इस पर विचार करना शुरू किया कि यूनिवर्स रेट ऑफ एक्सपेंशन इज इंक्रीजिंग। पहले जिस स्पीड से फैल रहा था उससे और भी तेज से अब फैल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो इस पर रिसर्च करने के बाद बहुत सारे उसमें ऑब्जर्वेशन थोड़े बहुत तुम्हारे दिए हुए हैं। यह पता चला, है ना, यह पता चला कि पूरा यूनिवर्स में, अगर पूरा यूनिवर्स सिर्फ नॉर्मल मैटर से बना होता, पूरा यूनिवर्स सिर्फ नॉर्मल मैटर से बना होता तो इतना ज्यादा फैलता नहीं। लेकिन साइंटिस्टों ने पता किया कि भैया ये जो नॉर्मल मैटर है जो अट्रैक्शन से खींचता है उसका परसेंटेज बहुत कम है यूनिवर्स में, है ही नहीं परसेंटेज। कितना है? 5% से भी कम है। बाकी का इसमें जो 27% है वो है डार्क मैटर। क्या है? डार्क मैटर। कई सारे उसमें ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं। डार्क मैटर नॉर्मल मैटर में क्या डिफरेंस है? नॉर्मल मैटर समझते हो ना, सारा हाइड्रोजन हीलियम वाला जो है। सो पहला सवाल आया कि डार्क मैटर और नॉर्मल मैटर में क्या डिफरेंस है। डार्क मैटर हमारे ब्रह्मांड में कितना प्रतिशत है? 27%। नॉर्मल मैटर कितना प्रतिशत है? 5%। समझ रहे हो नेहा? नहीं समझ रहे, है ना। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डार्क नॉर्मल मैटर में मास होता है क्या? वजन होता है उसका? होता है नहीं होता? यस सर। होता है।
डार्क मैटर में भी वजन होता है। नॉर्मल मैटर से जो सनलाइट है, लाइट जो है, वेव जो है, वो पूरी तरह से पास करती है क्या? जैसे मेरा हाथ नॉर्मल मैटर से बना हुआ है ना, इधर से लाइट देंगे तो पूरी तरह उधर निकलेगा? नहीं निकलेगा। लेकिन डार्क मैटर जो है पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है, इसीलिए वो नहीं दिखता। कोई ऑब्जेक्ट आपको कब दिख रहा है कि जो लाइट इस हाथ पे पड़ी है रिफ्लेक्ट होकर आपके आंखों तक जा रही है? नम्मा क्लास में पढ़े होगे ना विज्ञान की किताब में कि फूल लाल, गुलाब का फूल लाल क्यों दिखता है? क्योंकि सूर्य की रोशनी जाती है, बाकी सब रंग को एब्जॉर्ब कर लेता है और लाल रंग को वापस भेज देता है, तो लाल दिखता है। तो वापस भेजेगा तभी तो दिखेगा। अगर कोई चीज है जो लाइट को वापस ना भेजे, पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर ले, तब वो दिखेगा? नहीं दिखेगा। या तो पूरी तरह से लाइट को बाहर जाने दे, सारा लाइट जो पड़ा सारा का सारा उधर चला गया, ये दिखेगा? नहीं दिखेगा। सो डार्क मैटर जो है वो 100% ट्रांसपेरेंट है। लाइट यहां पे जाकर के रुकती ही नहीं है ना? समझ गए बात को? क्या दोनों में डिफरेंस है? वजन इसके पास भी, इसके पास भी। ये नॉन ट्रांसपेरेंट है या सेमी ट्रांसपेरेंट है। कुछ मैटर जो है ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, कुछ मैटर कम ट्रांसपेरेंट है। लेकिन डार्क मैटर जो है वो 100% क्या है? ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है। लाइट को वो नहीं रोक पाते। ठीक है। तीसरा जो डिफरेंस है वो ये है ग्रेविटेशन। नॉर्मल मैटर का जो ग्रेविटेशन है उससे बहुत 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 कम ग्रेविटेशन डार्क मैटर का है। और ये ऑब्जर्वेशन कैसे पता चला? कि दुनिया में कहा जाता है कि एक जो हमारा लेट्स से कि कोई भी जो गैलेक्सी है उसका लगभग 27 से 30% हिस्सा जो है वो किससे बना हुआ है? डार्क मैटर से। और डार्क मैटर नॉर्मल मैटर से बहुत ज्यादा है डार्क मैटर, है ना? लेकिन जो लाइट इसके पास से गुजर रही है उस लाइट पर जो इफेक्ट होना चाहिए वजन का, है ना? आइंस्टाइन ने क्या बोला था? आइंस्टाइन का नाम सुने हो ना, जिसने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, है ना? उसने बताया था कि कोई भी जो बहुत भारी ऑब्जेक्ट है वो अपने आसपास के स्पेस को क्या करती है? अपने आसपास के क्षेत्र को डिस्टॉर्ट कर देती है। जैसे मान लो एक बहुत भारी सा गोला रखा है, तुम इसके बगल से अगर कुछ फेंकोगे ना तो उसकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। आइंस्टाइन ने गुरुत्वाकर्षण को एक बिल्कुल अलग तरीके से समझाया था ना। उसने बोला कि गुरुत्वाकर्षण जो है, ग्रेविटेशन जो है वो क्या है? स्पेस का डिस्टॉर्शन है ना? जैसे तुम बिल्कुल एक सीधी सी परत हो, कपड़े की परत हो, उस पे एक भारी सा ऑब्जेक्ट बीच में रख दो तो चारों तरफ से अंदर वो गहरा जैसा हो जाएगा, है ना? सो ये स्पेस का डिस्टॉर्शन है। लेकिन डार्क मैटर की वजह से स्पेस बहुत ज्यादा डिस्टॉर्ट नहीं हो रहा, इसीलिए डार्क मैटर का ग्रेविटेशन जो है वो बहुत ही कम होता है। ये अंतर हो गया। ठीक है। अब आते हैं कि डार्क एनर्जी क्या है फिर। है ना? पूरे ब्रह्मांड में लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा जो है वो डार्क एनर्जी है? 60 कितना? 68%। हाँ। डार्क एनर्जी जो है यह एनर्जी है किस चीज का? स्पेस का। जैसे ग्रेविटेशन एनर्जी है किसका? मैटर का। नॉर्मल मैटर के पास ज्यादा ग्रेविटेशनल एनर्जी होता है और डार्क मैटर के पास बहुत कम होता है, लेकिन होता है। एनर्जी जो है वो स्पेस का है। आइंस्टाइन ने बोला कि आप जो कोई ऐसा जगह जहां पे कुछ नहीं है ना, कल्पना करो, तुम सोचते होगे ना कि एक जैसे वैक्यूम, मान लो एक चारों तरफ से शीशा में हवा बंद कर दिए और उसमें से हवा निकाल दिए, तो तुम क्या कहोगे? अंदर कुछ है? कुछ नहीं है। लेकिन आइंस्टाइन ने बताया कि स्पेस जो है जिसमें कुछ नहीं है उसमें भी एनर्जी है, और वह एनर्जी जो है वो किसका एनर्जी है? स्पेस का एनर्जी, है ना? और डार्क एनर्जी की वजह से स्पेस क्या हो रहा है? एक्सपैंड हो रहा है ना? एक्चुअली में यूनिवर्स जैसा हबल के समय पे लोगों को लगता था 1990 तक कि सारी चीजें एक दूसरे से बाहर जा रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है, ये सही नहीं है। हर गैलेक्सी, हर सन, हर प्लैनेट अपनी जगह पे है।
उसके बीच का जो स्पेस है वही फैल रहा है। जैसे एक फैलने वाली कपड़ा होता है, देखो स्ट्रेचेबल जींस है। अब मान लो स्ट्रेचेबल कपड़ा है, उसमें तुमने दो दो बॉक्स रख दिए यहाँ यहाँ पे। अब कपड़े को ही अगर खींचोगे तो दोनों की दूरी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी ना। सो इस तरह से स्पेस ही एक्सपैंड हो रहा है। और स्पेस एक्सपैंड क्यों हो रहा है? क्योंकि स्पेस खाली नहीं है। जैसा लोगों को लगता है कि स्पेस खाली है, वैसा खाली नहीं है, उसमें भी एक एनर्जी है और उस एनर्जी को क्या कहते हैं? डार्क एनर्जी। ठीक है। सो अब ये जो दो वर्ड हैं, डार्क एनर्जी और डार्क मैटर, ये बहुत इस पर रिसर्च अभी चल रहे हैं, है ना। इस पर क्या चल रहे हैं? अच्छा, बहुत रिसर्च चल रहे हैं किस पे? डार्क एनर्जी और डार्क मैटर पे। और इसी रिसर्च के लिए जो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने क्या भेजा है? यूक्लिड नाम की सैटेलाइट, जो ऑब्जर्व करेगा। सो यहां पर अगर मैं डार्क एनर्जी और ग्रेविटेशन की बात करूं तो क्या कहोगे? ग्रेविटेशन दो ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या करता है? खींचता है। और डार्क एनर्जी क्या करता है? एंटी ग्रेविटी, दोनों को एक दूसरे से दूर भेजता है। इसके अलावा तुम कई सारे टर्म सुनोगे साइंस एंड टेक जब पढ़ोगे ना, तो एंटी मैटर। डार्क एनर्जी में क्या मास है? नहीं, दिस इज एनर्जी। एनर्जी है, इसमें मास नहीं है, मैटर नहीं है। ये मैटर नॉर्मल है या डार्क है। एक होता है एंटी मैटर, मैटर का उल्टा। एंटी मैटर में वजन होता है, लेकिन वो क्या है? एक दूसरे को रिपल्सिव करती है, एक दूसरे को, जैसे ग्रेविटेशन एक दूसरे को खींचता है, एंटी मैटर क्या करता है? एक दूसरे को बाहर धक्का देता है। ये सारे रिसर्च की चीज है। तो कभी एग्जाम में एंटी मैटर क्या होता है तुम देखोगे, ऐसे बहुत सारे एग्जाम क्वेश्चंस रहते हैं। तो डार्क एनर्जी और ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन एनर्जी किस में होता है? ग्रेविटेशन एनर्जी किस में होता है? मैटर में। किस में होता है? मैटर में। और डार्क एनर्जी किस में होता है? स्पेस में। इन दोनों के बीच का जो स्पेस है, स्थान है, वो खाली नहीं है, उसमें भी एक एनर्जी है। और इस एनर्जी की वजह से वो एक्सपैंड हो रहा है। किसी चीज को गर्म करोगे तो एक्सपैंड होगा नहीं होगा, है ना। सो ये एक बेसिक सा है इसमें। यहां पर डार्क एनर्जी के बारे में जो है, अगर आप डार्क एनर्जी जो है उसके लास्ट में अगर आप देखोगे तो क्या कह रहा है? दोनों दोनों जो है डार्क एनर्जी और डार्क मैटर, उसको देखा नहीं जा सकता क्योंकि लाइट को कोई प्रभाव नहीं डालती। ठीक है। सो डार्क मैटर, अगर मैं तुम्हें पूछूं कि नॉर्मल मैटर पूरे यूनिवर्स को अपनी तरफ खींचेगा या बाहर धक्का देगा? नॉर्मल मैटर अपनी तरफ खींचेगा। डार्क मैटर अपनी तरफ खींचेगा या बाहर धक्का देगा? बाहर धक्का देगा। गलत, अपनी तरफ खींचेगा। लेकिन इसका जो ग्रेविटेशन है वो बहुत कम पावरफुल है। इससे डार्क एनर्जी क्या करेगा? बाहर की तरफ धक्का। ठीक है। सो ये आपको क्या याद रखना है? नासा ने एक हबल स्पेस टेलीस्कोप, जेम्स वेब, इंडिया का क्या है? एस्ट्रोसेट, और ईएसए ने जो है अभी यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अभी यूक्लिड नाम का भेजा है यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने के लिए। ठीक है। इंडिया वाला भी उतना बहुत पावरफुल नहीं है कि हम बहुत ज्यादा कुछ डिस्कवर करें। इन सब की ये सब सैटेलाइट जो है बहुत पावरफुल है। इंडिया भी इससे भी ज्यादा पावरफुल सैटेलाइट एस्ट्रोसैट 2 छोड़ने की तैयारी कर रहा है ना, ताकि हम यूनिवर्स के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, इसमें क्या है, कितना है, इसको और भी अच्छे तरीके से जान पाए। सो यहाँ पर क्या क्या फैक्ट्स हैं? यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, क्यों हो रहा है, वजह क्या है? डार्क एनर्जी। ठीक है। डार्क एनर्जी किसकी प्रॉपर्टी? जैसे ग्रेविटेशनल एनर्जी जो है, गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा जो है, वो किसी द्रव्य की प्रॉपर्टी है। जिसमें वजन होगा उसी में ग्रेविटेशन होगा। उसी तरह से डार्क एनर्जी जो है किसकी प्रॉपर्टी है? स्पेस की। ग्रेविटेशन दो ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है और डार्क एनर्जी जो है वो अलग करता है। इसमें एक फोटो भी दे रखा है। इस अगर आप डायग्राम को अगर आप देखें, देखो ध्यान से, यहां पे क्या दिखा रहा है कि बिग बैंग जब हुआ तो बिग बैंग होने के बाद, बिग बैंग के समय पूरा यूनिवर्स कितना बड़ा था? इतना छोटा, है ना। और बिग बैंग के बाद यहां पर अगर आप देखो तो एक्सपैंड का, नॉर्मली आप सोचोगे कि जैसे इतना दूर में बिग बैंग हुआ तो इस तरीके से बढ़ना चाहिए, एक कांस्टेंट रेट से, कांस्टेंट दर से जो है यूनिवर्स को बढ़ना चाहिए। लेकिन ऐसा है क्या? ये शंकु ऐसा है? नहीं है। पहले शुरुआत में देखो अगर ध्यान से तो बहुत तेजी से बढ़ा, फिर बढ़ने का स्पीड धीरे धीरे स्लो हो गया। सो
अभी तक पूरे ब्रह्मांड के इतिहास में कितने साल पुराना है हमारा ब्रह्मांड? 15 बिलियन ईयर अगो, 15 अरब साल पुराना। इस पूरे इतिहास में जस्ट बिग बैंग के बाद बहुत तेजी से फैला। देखो बिल्कुल ऐसे फैला, स्टार्टिंग में बहुत तेजी से फैला ना, ये वाला पार्ट। फिर इसके बाद फैलने की स्पीड क्या हो गई? स्लो हो गई। स्लो हो गई फैलने की स्पीड, फैल रहा है लेकिन धीरे धीरे फैल रहा है। और अभी का जो प्रेजेंट टाइम है, इस समय पर अब देखो और तेजी से, फिर से तेजी से फैलने लगा। देख रहे हो, एक्सेलरेटिंग एक्सपेंशन, स्लोइंग एक्सपेंशन। तो अभी तक पूरे ब्रह्मांड के इतिहास में बिग बैंग होने के बाद जो फैलने का स्पीड था वो ज्यादा था, फिर क्या हुआ? स्लो हुआ, और फिर प्रेजेंट टाइम में फिर बहुत तेजी से यूनिवर्स फैल रहा है ना। सो इससे रिलेटेड इतना जानेंगे। कोई भी सैटेलाइट कोई भी देश के द्वारा अगर उसको छोड़ा जाता है तो इन चीज़ों को आप अगर इतना समझ के रखेंगे तो यूनिवर्स के बारे में अभी इसके लिए आई थिंक कि डार्क एनर्जी और डार्क मैटर से रिलेटेड इतना कॉन्सेप्ट काफ़ी